जेएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में आरएस मुख्य परीक्षा, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा स्टेट की मानी जाती है, उसकी मेंस एग्जाम हुई। उसमें चौथा पेपर हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज का होता है, जिसमें 120 नंबर की हिंदी और 80 नंबर की इंग्लिश आती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ग्रामर पोर्शन है जो 50 नंबर का आता है, जिसमें 50 प्रश्न इस बार दिए हैं। थोड़ा सा के फॉर्मेट चेंज किया है, लेकिन अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये देखिए, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को जानेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, वो प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा पेपर है वो सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, संधि कीजिए। संधि कीजिए समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। अब इसमें संधि करने में आपको ध्यान रखना है, ये देखो, ये ए और ये ऊ दोनों मिलकर के ओ बना। आपको हमेशा बताया जाता है कि जब भी कोई शब्द है उसका अगर हमें संधि करना होता है और यहां अगर स्वर होता है, जैसे उर्मी में ऊ स्वर है, तो इसको काटना पहला काम, काट दिया। और ए पहले है तो ए और ऊ मिलकर के ओ बनेगा, ये गुण संधि है। और ये देखो, ये शब्द बनेगा समुद्रोर्मी। ठीक है, इसी प्रकार का थोड़ा फॉर्मेट है वो चेंज आ सकता है, जैसे गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी, यमुना जोड़ उर्मी, यमुनोर्मी, महाजोड़ उर्मी। ये देखिए आप, ये सभी इसी प्रकार के हैं। तो ये महाजोड़ उर्मी मानी तरंग लहर, तो ये शब्द वो क्या बनेगा, महोर्मी। लेकिन अगर मान लीजिए ये शब्द है वो ये आ गया लघु जोड़ उर्मी, तो दोनों तरफ है वो समान स्वरों का मेल हो गया, और इस प्रकार से इसको हम काटेंगे और ये दीर्घ संधि बन जाएगी। तो ये क्या शब्द क्या बनता, लघुर्मी। हिंदी में इस प्रकार के 50 एक शब्द हैं जिन पर हमें मास्टरी करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आपको ग्रामर में किसी भी लेवल पर या किसी भी परीक्षा में अगर आपको अच्छा करना है, तो आपको एक चीज है वो जाननी होगी, और वो क्या है कि हिंदी के 50 जो मूल शब्द हैं उन पर आपको कब्जा करना होगा। आरएस मुख्य परीक्षा में ज्यादातर जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका मीडियम इंग्लिश होता है, ठीक है, उन्हें बहुत दिक्कत आती है कि भाई हिंदी में बहुत दिक्कत है, लेकिन ये कोई भी दिक्कत नहीं है। वो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो अच्छी तरह से हिंदी में अपना यानी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा पहले बहुत सारे हैं, उन्होंने किया भी है, और ये कमेंट भी करें कि वो इंग्लिश मीडियम के थे और उन्होंने किस प्रकार से हिंदी सीखी जीएस हिंदी क्लासेज से। फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, वो भी ये जज करेंगे कि क्या मैं पढ़ रहा हूं वो परीक्षा में आ रहा है क्या, क्योंकि एजेंसी तो आरपीएससी है, तो पेपर है वो आरपीएससी का है, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरशिप है, इन सब में क्या आरपीएससी है, वही एजेंसी है, एग्जामिनेशन बॉडी है, तो पेपर तो वही बनाएगी ना। तो इसमें फॉर्मेट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं सही दिशा में है, इस बात का पता लगाना है। और दूसरी बात ये भी है कि चाहे बोर्ड की एग्जाम हो चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, जैसे पटवार है या फिर हिंदी जिसमें भी आती है, चाहे वो कोई भी किसी भी स्तर की एग्जाम है, चाहे क्लर्क है, एसआई है, तो ये सब जो है, क्योंकि एसआई को तो अभी आरएस में देने की बात भी चल रही है, तो एक ही फॉर्मेट हो जाएगा। तो एसआई वाले हैं वो भी इस पर पूरा ध्यान दें, और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे हमें करना चाहिए। अगर यहाँ आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका प्रश्न है वो गलत हो सकता है। धैर्य का काम है, संधि वो धैर्य का काम है, और इसमें आप प्रश्न देखते जाइए। ये देखिए आप, दूसरा प्रश्न, संधि कीजिए, संधि कीजिए। तो इसमें देखो आप परिच्छेद। अब इसमें आपको बताया कि 6 अगर अकेला है और यहां कोई भी स्वर हो, आधा नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद में 6 का आगम होता है। ये देखिए आप, परिच्छेद ये है। ऐसे जैसे मान लीजिए अनुजोड़ छेद, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो यहां जो है वो नियम क्या है कि यदि किसी स्वर के बाद, स्वर का मतलब यहां मात्रा से, और इसके बाद में कहीं भी अगर 6 हो, यानी उसके तुरंत बाद अगर 6 हो, तो 6 से पहले 6 का आगम हो जाता है। जैसे आच्छादन, आ जोड़ छादन, तो 6 से पहले 6 आ जाएगा। या जैसे प्रति छाया, प्रति जोड़ छाया, इस तरह के हम बहुत सारे उदाहरण हैं वो इसमें ले सकते हैं। और ये देखिए आप, लक्ष्मी जोड़ छाया, ये शुद्ध लिखने में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संधि है वो बहुत हेल्प करती है इसमें।
और ये देखिए आप लक्ष्मी छाया, तो यहाँ मात्रा है इसलिए छह से पहले क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। ऐसे अगर हम शब्द लिखते भी हैं शुद्ध तो भी उसमें छह से पहले च आता है, वांछनीय को छोड़ करके। वांछनीय में कोई संधि नहीं है, और इसमें अगर ये देखिए आप वांछनीय तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये व्यंजन के कारण नहीं आएगा, क्योंकि वांछनीय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए आप, इसका मतलब है ये अनुस्वार है वो क्या है, व्यंजन है ही, तो व्यंजन होने के कारण यहाँ पर छह से पहले च का आगम नहीं होगा। बाकी इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसमें ये छह से पहले च आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह की जो संधि हैं उनमें च का आगम करना है। जैसे आच्छन्न देखो आप, आ जोड़ छन, आच्छन्न, ये देखिए आप, तो इसमें च का आगम हो जाएगा, तो ये च का आगम है। तीसरा प्रश्न देखो, संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि विच्छेद करना है, वो तो संधि करनी थी, ये संधि विच्छेद करना है। तो ये देखिए आप कुशासन, तो इसमें ये कुशासन है, कुशासन नहीं है, तो ये देखो कुश एक घास का नाम है और उसका बना हुआ आसन, कुशासन, ये दीर्घ संधि है। ये क्या है, दीर्घ संधि, कुश जोड़ आसन, ए और आ मिलकर के आ बना। ऐसे देखिए आप सुशासन है, उसमें संधि विच्छेद नहीं होता। संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण, इसमें आप देख रहे हैं कि अन्वेषण में ये देखो वैसे पहले आधा आ गया, तो इसमें ये एषण, यहां जो गलती अभी मुझे जो कैंडिडेट मिले आरएस मुख्य परीक्षा जिन्होंने दी है और जिन्होंने बहुत सरल इसको समझा है, वो इसको गलत करके आ गए। और ऐसा प्रश्न अगर गलत होता है तो हम निश्चित रूप से बैकफुट पर होते हैं। तो यहाँ ये देखिए आपको बार बार मैंने समझाया है कि ये मात्रा है वो ही आएगी, तो यहाँ जैसे एक कैंडिडेट मुझे मिला तो उसने ये कर दिया, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से गलत है। एषण में ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, अनुजोड़ एषण। तो अन्वेषण, अगर मान लीजिए ये शब्द है वो होता अन्वीति, तो ये क्या होगा, अनुजोड़ इति, अन्वीति, अनुजोड़ इति। तो इसमें वह से पहले आद आने पर ये यण संधि है, और इसमें वह है उसका क्या बनेगा, ऊ बनेगा। सब में ऊ ही बनेगा, चाहे अन्वय है चाहे अन्वीक्षण है। मान लीजिए ये शब्द है वो होता अन्वीक्षण। अगर आप संधि सीख लेते हो तो फिर कोई भी शब्द आ जाए मेरी समझ में कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए आप अनुजोड़ इक्षण, अन्वीक्षण। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। महोदार्य, महोदार्य। अब ये देखिए आप मैं के बाद में है आ जाता है, तो महिष और महीश्वर को छोड़ करके, ये ध्यान रखें, महिष, महीश्वर और मयाधार, इन तीन शब्दों को छोड़ करके प्राय मैं के बाद में है आता है, तो उससे जो शब्द बनेगा वो महा बनेगा। और ये महा बनेगा, इसका मतलब शब्द यहां से टूटा है और दो मात्राएं टूटेगी तो वृद्धि संधि है, और ये औदार्य होगा। यहां भी एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि औदार्य है, इसको मैं अगर आपने एक मात्रा नहीं लगाई तो आपका प्रश्न पूरा गया। ये देखिए आप, ये इट इज रॉन्ग, यानी इट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये के ऊपर रह होता है अगर उसमें प्रत्यय होता है, या तो प्रत्यय होगा ही नहीं। अगर उसमें प्रत्यय होता है तो वो ये प्रत्यय होता है, और ये प्रत्यय जिसके अंत में होता है तो वहां कभी भी ओ नहीं होता, औ होगा। ये देखिए आप, और ए नहीं होगा, आई होगा। जैसे मान लीजिए ये शब्द है वो होता महेश्वरी, ये होता, तो ये भी इसके अंत में क्या है, ये है। तो यहां भी आपको देखना है कि ये महाजोड़ ऐश्वर्य होगा। तो ये जो चीज है वो समझ में आनी चाहिए कि जिन शब्दों के अंत में ये या इग प्रत्यय होता है उसमें पहला जो स्वर है वो आई और औ ही होता है, छोड़ करके औषध और औषधि को। तो ये आपको ध्यान रखना है। छठा प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। वागीश, जब भी किसी शब्द के अंत में शय आता है तो निश्चित रूप से आपको ईश लिखना है, छोड़ करके किसको, देश और वेश को। देश और वेश को छोड़ करके अगर किसी शब्द में, संधि शब्द में तालव्य शय अंत में आता है और उससे पहले अनुस्वार नहीं होता है तो हमेशा ईश आएगा। प्राय का मतलब है, क्योंकि ये हिंदी है और ये भाषा है, ये गणित नहीं है, इसलिए थोड़ा वो होता है वो हमें डायनेमिक होना पड़ेगा। तो इसमें ईश हो गया, इसका मतलब ये जो ईश है इसमें आपको ध्यान रखना है कि वा से अगर कोई भी शब्द शुरू होता है तो वो वाक बनता है, या वारी बनता है, या वाणी बनता है। तीन ही शब्द है, वाक, वारी और वाणी। प्राय यही प्रयुक्त होते हैं, शब्द और भी हो सकते हैं लेकिन प्राय संधि में यही प्रयुक्त होते हैं। हमें मतलब, हमें जो टॉपिक है उसको क्लियर करने का मतलब है। तो यहां आप देख रहे हैं वाक जोड़ ईश, क के बाद में देखो प्रथम वर्ण का नियम है, यदि
प्रथम वर्ण के बाद में स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो कै किस में बदल गया? गय में बदल गया। ऐसे मान लीजिए अगर ये शब्द होता वाक जाल, तो भी वही बात है, ये वाक जोड़े जाल होता, वाक जाल। ठीक है, ऐसे जो है वो आगे भी इसमें इस तरह के जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि तीसरा अगर तोड़ेंगे तो पहला आएगा, तीसरा तोड़ने पर पहला आएगा, और बिना संधि के हम उपसर्ग भी नहीं कर सकेंगे। अभी देख लेना आप, जैसे निम्नलिखित उपसर्ग के योग से दो शब्द बनाइए। यहाँ ये बहुत टिपिकल पोजीशन है, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि पहला प्रत्यय अगर मैं बताता हूं तो वो नी होता है, क्योंकि इससे प्रत्यय समझ में आता है। कुछ इस तरह की बातें हैं हिंदी में जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसका कारण एक है कि उनसे वो समझ में आ जाता है, तो हम बेकार के लफड़े में क्यों पड़े जब हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है। और इसमें अगर आपने निर्धन निर्बल ऐसे कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। नियम यानी वैसा का वैसा बचना चाहिए। और ये देखिए आप निबंध, आपको तो दो ही उदाहरण लिखने हैं, और आरएस में ये ध्यान रखना चाहिए कि उदाहरण है वो कहने का मतलब है ओड एग्जाम्पल्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें उसमें विद्वता दिखानी है, जो बिल्कुल सीधे सीधे बन रहे हैं वो आपको बनाने हैं। संधि वाले हैं उनसे आपको बचना है, क्योंकि जैसे नी से न्यून भी बनेगा तो नी उपसर्ग का उदाहरण तो है, लेकिन ऐसे से हमें बचना चाहिए। और हमें सीधे सीधे उदाहरण है वो इसमें हम ले सकते हैं, जैसे नीडर ले सकते हैं, निठल्ला ले सकते हैं, इस तरह के उदाहरण है वो इसमें हमें ले सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको ये उदाहरण नहीं लेने हैं। ये देखिए आप निर्बल, तो ये किसका उदाहरण है? ये नीर का उदाहरण है। ऐसे जैसे निसंकोच नहीं लेना है, ये देखिए आप, इसमें निस उपसर्ग है, ये जो है वो नि उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो यहां विसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है। और ये नि उपसर्ग क्या उदाहरण है वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जान रहे होंगे, और उन्हें कमेंट भी करना चाहिए कि आपने जो क्लास में पढ़ा है या आपने ऑनलाइन सिलेबस में जो पढ़ा है उसमें से पेपर है या नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक आध प्रश्न को छोड़ करके सभी सारे प्रश्न व्याकरण के हैं वो उसमें से हैं। जब आरएस जैसी एग्जाम है उसमें ये हैं, तो फिर आपकी एग्जाम में क्यों नहीं होंगे? इससे कॉन्फिडेंस भी आता है, और जैसे मेरा भी जो उत्साह है वो बढ़ता है, तो मैं और भी अधिक उसको सटीक करने का प्रयास करूंगा, और भी अधिक उसको मेरा कहने का मतलब है कि जो वास्तविकता या उसमें यथार्थ आए वो मैं करूंगा। बेकार के जो कचरा पट्टी है उससे आपको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसमें आप देखिए निम्नलिखित उपसर्ग के योग से दो शब्द बनाइए। ये भर है, तो भर है वो उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय के रूप में भी होता है। तो ये देखो सीधे सीधे उदाहरण बना लो, आपको विद्वता तो रही, हमें तो नंबर लेने हैं। जैसे भरसक है, भरपेट है, भरपेट। ऐसे तो भराव भी होता है, लेकिन ये दो बहुत हो गए, दो ही लिखने हैं आपको। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग पृथक कीजिए। आपको यहां उपसर्ग है वो अलग करना है, तो ये देखो यहां संधि की जरूरत पड़ गई। मैं आपको कह रहा था संधि ही हिंदी है, संधि ही हिंदी है, और संधि में अगर हम बात करें तो यण संधि संधि है। अगर आपको यण संधि समझ में आ गई तो इसका मतलब संधि समझ में आ गई, लगभग तय है। तो ये देखिए आप पर्याप्त, और ये होगा परिजोड़ आप्त, इसका मतलब है इसमें परि उपसर्ग है। ये किस उपसर्ग का उदाहरण है? परि उपसर्ग का उदाहरण है। जैसे पर्याप्त है, पर्यावरण है, पर्यंक है, ये सब है वो किसके उदाहरण है? परि उपसर्ग के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग पृथक कीजिए। इसमें भी उपसर्ग है वो अलग करना है हमें। तो ये देखो सदगुरु, यहां भी संधि की बात होगी, दया तीसरा है, इसका पहला करो, तो इसमें सत उपसर्ग है, सतगुरु। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ? सतगुरु हो गया। अगर मान लीजिए ये शब्द है वो ये होता सन्मार्ग, तो भी हमें संधि की जरूरत पड़ती, और इस प्रकार से इसमें भी क्या होता? सत उपसर्ग होता। ये देखिए आप, ठीक है ना, सन्मार्ग होता है, ये सतमार्ग नहीं करना है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रत्यय के योग से दो शब्द बनाइए। अब प्रत्यय के प्रश्न है, प्रत्यय के प्रश्न देखिए आप। तो लय प्रत्यय, अब आपको जो है वो ईमानदारी से सोचना है कि आपको क्या पढ़ाया गया और किस पर जोर दिया गया। लय प्रत्यय के उदाहरण मैंने ऑफलाइन क्लास में आपसे बनवाए हैं। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जरूर जो है वो कमेंट में भी डालें, कमेंट भी करें कि क्या आपने वो ऐसा महसूस किया है या नहीं किया है कि पेपर वही है जो क्लास में पढ़ाया गया है। हालांकि मैं ये बिल्कुल सही है कि मैं मेरा भी जो है वो बिजनेस की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सही बात कर रहा हूं। भाई बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें अगर फेयरनेस हो
तो वो हमारे लिए हितकारी ही होता है। तो ये देखो आप लय में देखो पीत में लय जोड़ेंगे तो पीतल बनेगा और शीत में लय जोड़ेंगे तो शीतल बनेगा। इसके अलावा जो है वो अन्य उदाहरण भी इसके हो सकते हैं, जैसे मृदुल हो सकता है, मंजुल हो सकता है, नवल हो सकता है, ये भी लय प्रत्यय के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रत्यय के योग से दो शब्द बनाइए। ये जो है ना, ये जिसको समझाया हुआ है, इतना जो है वो आपको थोड़ा सा है वो डायनेमिक भी होना है। और मैंने ये बताया था कि हिंदी में कोई भी जैसे क्रिया है तो क्रिया वाला है वो प्रत्यय मान्य होता है, प्रत्यय माना जाता है वो, और वो कृदंत के रूप में आता है। तो इसमें जैसे हमें जैसे पढ़ना तो उसमें ना मान लेंगे हम, पढ़ता उसमें ता मान लेंगे, पढ़ती उसमें ती मान लेंगे। ऐसे या है वो क्रिया वाला प्रत्यय है, जैसे ये देखिए आप गया, ये देखिए आप, और ऐसे ही जो है ना वो आया, ये देखिए आप, आया ज्यादा एडजेक्ट है, ये देखिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वो आप भूतकालिक कृदंत के उदाहरण इसमें बना सकते हैं, यही उदाहरण होंगे। निम्नलिखित शब्द से प्रत्यय पृथक कीजिए, ये भी पाठ्य बताया हुआ है मेरा। ये देखिए आप पथ जोड़ ए, ये ए प्रत्यय है वो अप्रत्ययवाचक प्रत्यय है, और इसकी भी एक विशेषता होती है कि पहले अगर ए की मात्रा है तो वो आ बन जाता है। ए की मात्रा है वो क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आ गया गंगा जोड़ ए, ये देखिए आप, तो ये शब्द है वो गंगे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गांगे होगा। यहां ये मात्रा है वो ए की मात्रा है वो आ में कन्वर्ट हो जाती है। अगर यहां किसी ने पाथ कर दिया तो वो गलत है, बल्कि क्या पंथ कर दिया तो भी गलत है। तो ये देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। और काफी जो मैं ये कह सकता हूं कि काफी पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे गए हैं। फिर अगला देखो करणीय, ये देखिए आप, अब यहां ये प्रत्यय कर दे कोई तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रत्यय नहीं है, ये से पहले तो आधा होना चाहिए, आधा नहीं है तो उसमें ये प्रत्यय नहीं है, तो नए नए में चेंज होना चाहिए। करणीय का अर्थ होता है करने योग्य, योग्य आता है तो उसमें अन्य प्रत्यय होता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अन्य प्रत्यय होगा। जैसे माननीय है, प्रशंसनीय है, पूजनीय है, ये सभी है वो क्या है, अन्य प्रत्यय उदाहरण है। करणीय मेरा क्लास में करवाया हुआ है, ये एक परीक्षा में पहले भी आया हुआ है। और फिर देखिए निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। यमुना का पर्यायवाची शब्द मैंने आपको लिखवाया, मछली का लिखवाया, दोनों आए। तो ये देखिए यमुना है वो सूर्य की पुत्री है, आपको पूरी स्टोरी बताई हुई है। और ये देखिए आप सूर्य तनया, अर्क तनया कितने भी कर सकते हैं, सूर्य सूता, अर्क सूता, यानी अपने आप हो जाए। कालिंदी कृष्णा वो इसके हैं, वो भी इसमें हम कर सकते हैं। और ये दो पर्यायवाची लिखिए। मछली, तो मछली है, इसके देखो आप जो मीन कर सकते हैं, सफरी कर सकते हैं, सफरी लिखना है वो सही है, और झक कर सकते हैं। ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको अगर आप ऐसे लिख दें तो भी ये बिल्कुल सही है, ये तत्सम है, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। इसके बाद में देखो ये पर्यायवाची शब्द देखिए आप, निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो उद्देश्य वो प्रयोजन को कहते हैं, एक तो सीधा ही है, ये आपको क्लास में बताया हुआ है। और एक जो है ना वो पर्यायवाची लिखते हैं तो वो मिलते जुलते होने चाहिए, जैसे लक्ष्य भी हो सकता है, इष्ट भी हो सकता है। इसका अगर किसी ने इष्ट भी कर दिया है तो दैट इज नॉट रॉन्ग, वो भी गलत नहीं है। इसी प्रकार देखो निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची लिखे। अनशन, ये थोड़ा सा के आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अनशन मानी बिना खाए, ठीक है। तो इसका जो है ना वो बिना खाए रहेंगे तो क्या होगा, उपवास। ये है वो क्या है, उपवास है। दूसरा है वो इसका बना सकते हैं आहार त्याग, आहार त्याग, बस यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित शब्द का विलोम लिखिए। अब देखो कुछ है ना वो अपने बहुत इसमें फंस जाते हैं कि भाई इतना सरल है वो तो क्या है, तो शालीन है, इसका अशालीन भी हो सकता है। शालीन का सीधा ही पड़ा था अशालीन, वैसे आप उद्दंड कर सकते हैं, उद्धत कर सकते हैं, दुर्विनीत कर सकते हैं, तो ये सारा है वो इसमें अशील कर सकते हैं। तो ये देखिए आप तो इसका अशालीन हो जाएगा, शालीन का अशालीन। वैसे उद्दंड कर सकते हैं, उद्दंड, और ये उद्दंड मैं आपको बताता ही रहता हूं। या फिर ये देखो उद्धत, ये इसका विलोम शब्द हो सकता है। विलोम शब्द है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक विलोम शब्द है वो पाए जाते हैं। निम्नलिखित शब्द का विलोम लिखिए। अब ये देखो आप गत, गत मानी गया हुआ, आगत मानी आया हुआ, आगत, गत का क्या होगा,
आगत होगा। ठीक है, गत है इसका और आगामी भी हो सकता है, लेकिन गत है तो आगत हो गया, आगत मानी आया हुआ, गत मानी गया हुआ। और विगत भी हो सकता है, विगत, विगत ये देखो अब, हाँ यहां देखिए आप, विगत नहीं हो सकता, विगत है वो इसका क्या है, विगत है वो इसका पर्याय है। गत और विगत में कोई अंतर नहीं है, ऐसे विलोम शब्दों में ध्यान रखना है। और ये गत का क्या होगा, आगत होगा। विगत अगर किसी ने कर दिया तो वो गलत है। ये अगला देखो, निम्नलिखित शब्द का विलोम लिखिए, तो अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ सही है, सर्वज्ञ भी कर सकते हैं। अज्ञ मानी मूर्ख, नहीं जानने वाला। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए, तो आर्ष, आर्ष मानी वैदिक, जिसका संबंध है वो ऋषि से, ऋषि जोड़ है होता है ये आर्ष। ये देखा आप, ऋषि में इनको प्रत्यय पूछने पर ये हार्ड हो सकता था, ऋषि जोड़ है, और वो क्या है, वैदिक है। तो इसमें जो भी, ये भी मेरा आपको बताया हुआ है कि अगर आपको विलोम शब्द समझ में नहीं आए और वो विलोम अगर मान लीजिए स्वर से शुरू है, तो आप निश्चित रूप से उसमें अन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, अनार्स, ये क्या होगा, अनार्स होगा, आर्स का अनार्स। इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, अन आर्स। फिर देखिए निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए, तो अर्थगत अंतर है वो भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछे हैं। तो ये अर्थ है, ये तो टिक टी होती है, ये देखो टिक ठी, यानी जो शव है उसके लिए जो सैया बनाई जाती है उसको कहते हैं, शव की जो सैया है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थी कहते हैं। यानी शव ले जाने के लिए बनी सैया, शव ले जाने के लिए बनी सैया, ये टिकटी है। और ये अर्थी है वो इच्छा वाला, यानी इच्छुक, इसका अर्थ क्या है, इच्छुक है या इच्छा वाला है, ये दोनों में अंतर होगा। ये शब्द युग्म है। फिर ये देखिए आप, निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि शब्द युग्म और ये आपको कब आएंगे, जब आपकी वोकेबुलरी साउंड होगी, जब आपकी शब्दावली है वो बहुत ही मजबूत और सशक्त होगी। तो इसमें आप, यानी कहने का मतलब मायने आने चाहिए, मायने नहीं आएंगे तो आप पेपर में जो है वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। और शब्दों से संबंधित देख लो कितने प्रश्न है। तो सर का अर्थ होता है रचना, शर का अर्थ है रचना, और स्वर का अर्थ है वो है देवलोक, देवलोक, स्वर्ग। इसके बाद में अगला देखो, निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कृपण का मतलब कंजूस, कृपण का अर्थ क्या है, कंजूस। लिखते समय भी अगर आपने त्रुटि कर दी तो भी आरएस में गलत माना जाएगा। और कृपाण है ये तलवार, तलवार, अस्सी, खड़क, तलवार लिखना है। लेकिन आपको ये बहुत सरल आ गया। अभिराम मानी सुंदर, अभिराम का अर्थ क्या है, सुंदर है। और अविराम का मतलब निरंतर, बिना रुके। ऐसे आपको अंतर इसमें करने हैं, ठीक है। तो ये आज जो है वो हमने 26 तक प्रश्न कर लिए, 50 तक प्रश्न है। और इसके बाद वाले जो प्रश्न है वो हम बाद में करेंगे। अगर आप हिंदी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, सामान्य हिंदी के बारे में चाहते हैं, इतिहास के बारे में चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप जो है वो एलडीसी की ही तैयारी कर रहे हैं, ये मान लो आप, तो निश्चित रूप से आप है वो जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और उस पर बहुत सारे वीडियोज हैं वो सामान्य हिंदी के हैं, वो आप देख सकते हैं और आप हिंदी है वो सीख सकते हैं। तो इसमें सब्सक्राइब कर लें। दूसरा ये है कि आप टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम का नाम है वो भी जीएस हिंदी क्लासेज है। तो टेलीग्राम पर आपको प्रत्येक सूचना है वो मिल जाएगी। जैसे ये पेपर है वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, तो वहां आप ये पेपर है वो इसका प्रिंट आउट है वो आप देख सकते हैं और अपना खुद यानी थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी की तैयारी अगर आप करें तो ये निश्चित रूप से बेनिफिशियल है। ये मैं कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसमें आपका भी फायदा है। तो ये था आरएस मेंस का पेपर, जिसमें हमने 1 से लेकर के 26 तक प्रश्न है वो सोल्व किए हैं। शेष प्रश्न है वो अगले पार्ट में आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुहावरों का प्रयोग और हम अक्सर क्या गलती करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग, लेकिन हम 15 शब्दों में उसको कैसे समझाएं, यानी किस प्रकार का वाक्य बनाएं,
उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने वाक्य गलत बना दिया है या मनमाने ढंग से मनमुखी अगर आप हो गए हैं तो आप अंक खो देंगे। ये बहुत ही संवेदनशील है, संवेदनशील टॉपिक है, तो ये अपन दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आज इतना आप इसमें देख सके हैं और आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, तो आप निश्चित रूप से इसको अन्य जो हैं उनको शेयर भी कर दें। और आप एसआई के लिए या किसी भी कोर्स के लिए अगर आप चाहें तो ऐप का नाम घनश्याम पारिक सर है, वो डाउनलोड कर लें। उसमें जो फ्री वीडियोज़ हैं यानी फ्री डेमो वीडियोज़ हैं वो आप देख लें और ऐसा कर सकते हैं। साइकोलॉजी का सिलेबस है वो भी शिक्षक भर्ती के लिए इस पर उपलब्ध है, वो भी ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, व्याकरण की करना चाहते हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की करना चाहते हैं तो झुंझुनू में आधार क्लासेज में सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक हिंदी की क्लास लगती है, आप आ सकते हैं। वहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स वगैरह सारी तैयारी साइकोलॉजी सहित पूरा का पूरा है वो करवाया जाता है। और 3 दिन कोई फीस नहीं ली जाती, बल्कि 3 दिन आपको बिल्कुल देखने के लिए दिए जाते हैं। अगर आप और ज़्यादा इच्छुक हैं तो ये यानी 5 दिन भी आप डेमो है वो देख सकते हैं, मैथ्स का देख सकते हैं, साइंस का देख सकते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का देख सकते हैं, हिस्ट्री का देख सकते हैं, जियोग्राफी का देख सकते हैं, जीके की पूरी टीम है वो साउंड है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहने का मतलब है कि आप ये सोचें कि भी बड़े शहरों में ही तैयारी अच्छी होती है, तो मैं आपको ज़रूर एक बार झुंझुनू इन्वाइट करता हूँ कि आप आएँ और देखें और समझें कि सिलेक्शन कहाँ से होते हैं और सिलेक्शन रेशियो किसका अधिक है, वो जरूर आप देखें। यानी कहने का मतलब आप भीड़ की तरफ न झुक करके एक क्वालिटी भी इसमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।